16 बच्चों और 3 कॉल गर्ल्स की मौत। क्या है पूरा मामला जानेंगे आज के इस दिल दहलाने वाले पीओवी द दृष्टि के एपिसोड में। नमस्कार, स्वागत है आपका। बात है साल 2006 की, नोएडा का सेक्टर 31 की कोठी नंबर D5। उससे सटे नाले में एक के बाद एक 19 कंकाल मिले। 16 कंकालों को लेकर कई सालों तक केस चला। 13 बच्चे और 3 बालिग लड़कियां थी। उनसे रेप और मर्डर का आरोप कोठी के मालिक महेंद्र सिंह पंढेर और नौकर सुरेंद्र कोली पर लगा। अब करीबन 19 साल बाद 16 अक्टूबर 2023 को हाई कोर्ट ने महेंद्र सिंह पंढेर को बरी कर दिया और इसी साल 11 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र कोली को सारे मामलों से बरी कर दिया। रह गया एक बड़ा सवाल, उन 13 बच्चों और 3 लड़कियों को किसने मारा था। हाल ही में दैनिक भास्कर को दिए इंटरव्यू में महेंद्र सिंह पंढेर ने माना कि कोठी में मर्डर्स हुए थे। सुरेंद्र कोली ने कबूला था कि उसने 16 मर्डर्स किए थे। 13 में गाजियाबाद के सीबीआई कोर्ट ने सुरेंद्र कोली को मौत की सजा सुनाई थी। पंढेर को 2 केसों में फांसी की सजा मिली। आखिर में दोनों बरी हो गए सारे आरोपों से। आखिर ऐसा क्या हुआ और सीबीआई से जांच में कहां चूक हो गई कि सुरेंद्र कोली के खिलाफ क्या सबूत और बयान थे और रिहाई के बाद सुरेंद्र कोली कहां गया। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में पता चलता है कि महेंद्र सिंह पंढेर की कोठी में कॉल गर्ल्स आया करती थी। वो रेगुलर बेसिस पे अपनी कोठी D5 में कॉल गर्ल्स को बुलाता था। 2 कॉल गर्ल्स ने सीबीआई के सामने बयान भी दिया है। यह बयान पहली बार सामने आया है। पहले सुरेंद्र कोली की बात करते हैं, जो कि उस कोठी का नौकर था। सुरेंद्र कोली उत्तराखंड के मंगरू खाल गांव का रहने वाला है, जो कि नोएडा से करीबन 330 किलोमीटर दूर है। जेल से रिहा होने के बाद वह अपने गांव नहीं गया है, ना ही अपने भाई चंदन से मिला है। सुरेंद्र कोली की एक बीवी, एक बेटा और एक बच्ची है और इसके बावजूद उसने कबूला है कि उसने कोठी में हुए सारे मर्डर्स की उसने जिम्मेवारी ली थी। आगे क्या हुआ, कैसे वो बरी हो गया, इस पे अभी चर्चा करेंगे। निठारी कांड के नाम से पूरे देश में मशहूर इस हत्याकांड में 3 बड़ी लापरवाही, जिसकी वजह से फांसी की सजा से सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर हुए बरी। सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर कैसे बरी हो गए, इस पर दैनिक भास्कर ने मोनिंदर सिंह पंढेर के वकील मनीष भंडारी और सुरेंद्र कोली के वकील सिद्धार्थ शर्मा से बात की। पता चला कि जांच में 3 बहुत बड़ी लापरवाही की गई, जिसकी वजह से दोनों बरी हो गए। पहली लापरवाही, लोगों ने नर कंकाल निकाले, सीबीआई ने रिकवरी मेमो नहीं बनाया। 29 दिसंबर 2006 की सुबह सैकड़ों लोग मोनिंदर सिंह पंढेर की कोठी के सामने जुट गए। उन्होंने कोठी से सटे नाले से मानव कंकाल निकाले। पुलिस ने भी कंकाल रिकवर किए। कोर्ट ने इससे रिकवरी नहीं माना, ना ही सीबीआई ने रिकवरी मेमो बनाया। ये बहुत बड़ी भूल हुई। एडवोकेट मनीष भंडारी कहते हैं कि किसी केस में आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसकी निशानदेही से रिकवरी की जाती है। इस प्रक्रिया को ही रिकवरी मेमो। इस केस में आरोपियों की निशानदेही पर रिकवरी नहीं हुई। लोगों ने नर कंकाल और तमाम चीजें निकालकर पुलिस को सौंपा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि घटना स्थल पर खुदाई शुरू होने से पहले उसे पूरी तरह प्रोटेक्ट नहीं किया गया, रिकवरी को रिकॉर्ड नहीं किया गया, इसलिए घटना वाली जगह से बरामदगी और रिमांड पेपर्स में अलग अलग बातें थी। ये एक बहुत बड़ा
मेजर वजह रहा उनकी रिहाई का। वजहें और भी हैं, अभी विस्तार से उन पे ही हम चर्चा कर रहे हैं। अब कोठी नंबर D5 की तलाशी में दूसरी बड़ी वजह क्या थी? कोठी नंबर D5 की तलाशी में ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला जिससे फॉरेंसिक तरीके से घटनाओं का पता लगाया जा सके। स्थानीय लोग नाले और कोठी के पीछे वाले हिस्से से हड्डियां निकाल रहे थे। वह सिर्फ D5 का ही एरिया नहीं था, D5 और D6 दोनों के आसपास खुदाई चल रही थी। लग रहा था जैसे हड्डियों और बॉडी पार्ट्स निकालने वालों को पहले से ही सब पता हो कि यहाँ पे क्या दबा के रखा गया है। कोर्ट का ऐसा कहना है। दूसरी जो बहुत बड़ी लापरवाही हुई, कोठी के अंदर फॉरेंसिक एविडेंस नहीं मिले। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि D5 कोठी में सीमेंस का सैंपल मिला था, वह दोनों आरोपियों से मैच नहीं हुआ। क्राइम सीन पर मिले कुल्हाड़ी और चाकू पर इंसान का खून या टिश्यू नहीं मिले। फॉरेंसिक टीम को कोठी के अंदर से मरने वालों में से किसी का भी सबूत नहीं मिला जिससे DNA का मिलन हो सके। सुरेंद्र कोहली ने मजिस्ट्रेट के सामने 16 मर्डर की बात कबूल करी थी। हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कबूल को नहीं माना। सुरेंद्र कोहली के वकील सिद्धार्थ शर्मा बताते हैं कि कोर्ट ने कहा कि सुरेंद्र कोहली को लगातार 60 दिनों तक कस्टडी में रखा गया। एक केस से रिमांड खत्म होता, उससे पहले दूसरे केस का रिमांड मिल जाता था। इस प्रक्रिया के दौरान सुरेंद्र कोहली 60 दिनों तक रिमांड में रहा और 60 दिनों के बाद मजिस्ट्रेट के सामने कबूलनामा करता है सुरेंद्र कोहली। वह अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। सुरेंद्र कोहली ने 26 मार्च 2010 को लेटर लिखा था। उसमें उसने लिखा था कि CBI ने उसे बहुत टॉर्चर किया है और बयान देने के लिए मजबूरन दबाव डाला है। इसलिए सुरेंद्र कोहली का कबूलनामा को कोर्ट ने नहीं माना। तीसरी बहुत बड़ी लापरवाही, अंग ट्रेड एंगल से जांच नहीं और सबूत कमजोर हो गए। अंगों के ट्रेड का भी एंगल इसमें एक सामने आया। पहले हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निठारी कांड के पीछे सीरियल किलिंग नहीं तो क्या अंग ट्रेड मीन्स बॉडी ऑर्गन ट्रेड हो सकता है। इसे लेकर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक कमेटी ने 2007 में रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में CBI को अंग ट्रेड एंगल से जांच करने के लिए कहा गया था। CBI ने इस लाइन पर जांच नहीं की थी। कोर्ट के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी CBI ने इस एंगल पे अंग ट्रेड बॉडी ऑर्गन ट्रेड एंगल पे जांच नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एजेंसी ने घर और पड़ोस के गवाहों को ठीक से जांच नहीं की, ना ही अहम सुरागों को खोजा गया। हर गलती ने सबूत और भरोसे को कमजोर किया है। इसलिए दोषी सुरेंद्र कोहली को सभी आरोपों से बरी किया जाता है। इसके तहत उसके ऊपर सभी सजाएं और जुर्माना जितने भी जुर्माने लगे थे रद्द किया जाता है। और इसी प्रकार सुरेंद्र कोहली सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरी हो जाता है। अब बात करते हैं कोठी के मालिक मुनिंदर सिंह पंडेर की। D5 कोठी में कॉल गर्ल्स बुलाते थे मनिंदर सिंह पुंडेर। वो उनका कहना है, उन्होंने कबूला है। बोले मर्डर्स के वक्त वो कोठी में नहीं रहते थे। उनका एक और घर चंडीगढ़ के सेक्टर 27 में है जहां उनका परिवार रहता था। दैनिक भास्कर ने 10 नवंबर को मुनिंदर सिंह पंडेर का इंटरव्यू पब्लिश किया था। इसमें मुनिंदर सिंह पंडेर ने साफ कहा कि निठारी में मर्डर हुए तब वह घर पर नहीं था। पंडेर ने यह भी माना कि कोठी में कॉल गर्ल्स बुलाते थे। दैनिक भास्कर ने कोठी पे आने वाली 12 से ज़्यादा कॉल गर्ल्स के बयान की डिटेल निकाली है। यह बयान CBI ने दर्ज किए हैं।
फरीदाबाद में रहने वाली महिला जो कॉल गर्ल्स को सप्लाई किया करती थी, बताती है कि लापता हुई कॉल गर्ल्स के मोबाइल फोन से निठारी कांड का खुलासा हुआ। लापता हुई कॉल गर्ल्स के पिता ने 12,000 के बदले उस महिला के पास अपनी बेटी को भेजा था, जो बाद में लापता हो गई। जो फरीदाबाद से कॉल गर्ल्स की सप्लाई करती थी, वो महिला लापता हुई कॉल गर्ल्स के पिता ने इस दलाल महिला से 12,000 रुपए उधार के बदले उसे अपनी बेटी को इस महिला के पास वेश्यावृत्ति करने के लिए भेज दिया था। ये भी एक इस केस का दुखदायक एंगल है। मात्र 12,000 के लिए एक बाप अपनी बेटी को वेश्यावृत्ति में ढकेल देता है। सीबीआई को दिए 16 जनवरी 2007 में अपने बयान में यह महिला कहती है कि उसके पति की मौत के बाद उसके ऊपर 4 बच्चों की जिम्मेदारी थी। इस दौरान वह गलत महिलाओं के संपर्क में आ गई। 10 से 11 साल तक वह वेश्यावृत्ति करती रही और 3 से 4 साल उसके संपर्क में इनमें से कई लड़कियां उसके 3 से 4 साल उसके संपर्क में कई लड़कियां थी जो फरीदाबाद के सेक्टर 16 के एक होटल में रेगुलरली जाया करती थी। पहले वह खुद जिस्म फरोशी का धंधा करती थी, बाद में वह लड़कियों को जो गांव से काम तलाश के लिए दिल्ली आती थी, उसको इस दलदल में ढकेल लिया करती थी। उसने माना कि उसके पास बंगाल, यूपी, हरियाणा और दिल्ली की लड़कियां थी। इसमें वह भी लड़की थी जिसके लापता होने के बाद सीबीआई को निठारी कांड का पता चलता है। उसकी उम्र करीबन 26 वर्ष थी। उसने माना कि उसी ने उस लड़की को मोनिंदर सिंह पंडेर से मिलवाया और वह उसकी कोठी पर जाया करती थी। इस बीच उसे लड़की ने काम करते करते उस लड़की ने जो लापता हुई थी, काम करते करते उसने करीबन 12,000 में से 7,000 रुपये चुका दिए और 5,000 रुपये अभी भी बचता है। तो वो चुकाने के लिए उस लड़की की भाभी यानी उस लड़की के पिता की बहू उस दलाल महिला से संपर्क करती है और वह उसके साथ मिलकर वेश्यावृत्ति का काम करती है और बाकी के 5,000 रुपये भी चुका देती है। मोहिंदर सिंह पंडेर के कहने पर अलग अलग लड़कियां भेजा करती थी। बाद में वह लड़की जो लापता हो गई, मोहिंदर सिंह पंडेर से बात करने लगी और सीधे उसके पास चली जाती थी ताकि दलाल महिला को अलग से पैसे ना देने पड़े। मोहिंदर सिंह पंडेर की कोठी में पार्टी के लिए कई कॉल गर्ल्स का बयान आया कि वो D5 की कोठी पे गई थी। एक कॉल गर्ल ने 5 फरवरी 2007 को सीबीआई के सामने बयान दर्ज कराया। तब उसकी उम्र 29 साल थी। उसने बताया कि गांव के एक लड़की के साथ वह 7 दिसंबर 2002 को दिल्ली आई थी। उसका कहना था कि उस लड़की का कहना था कि वह उसे दिल्ली में किसी फैक्ट्री में काम दिलवा देगी। पर जब वह दिल्ली आई तो उसे पता चला कि वह लड़की यहाँ पे वेश्यावृत्ति का काम करती है और चूंकि वो भी गांव से यहाँ पे काम की तलाश में आई थी, उसके पास पैसे थे ही नहीं, तो मजबूरन उसे भी जिस्म फरोशी करना पड़ा। 2005 के दशहरे से 15 दिन पहले उसकी दोस्त ने उसे मोनिंदर सिंह पंडेर से मिलवाया। वह मुनीरका के किसी होटल में मिले थे। मोनिंदर सिंह पंडेर अगले दिन उसे मुनीरका से अपनी कोठी D5 ले आया। सुरेंद्र कोहली भी वहां पे था। उस रात पंडेर ने उसे 4,000 रुपए दिए थे। करीब 15 दिन बाद उसके पास फिर फोन आया। मोहिंदर सिंह पंडेर कहा कि मेरे दोस्त आ रहे हैं, इसलिए कई लड़कियों को लाना है। वह 5 लड़कियां रात करीब 10 बजे उसकी कोठी पर पहुंचे थे। देर रात तक पार्टी का सिलसिला चला। शराब पी गई, शराब का दौर चला। 2 लड़कियां एक साथ अलग अलग कमरे में पंडेर के गेस्ट के साथ चली गई। एक लड़की मोहिंदर सिंह पंडेर के साथ अलग कमरे में चली गई। 2 लड़कियां 2 अलग अलग लोगों के साथ चली गई। निठारी कांड से कि ये बहुत सारे ऐसे परत दर परत चीजें हैं जो खुली हैं इस केस में। एक और चीज है, निठारी कांड से जुड़े सवाल में सब जिसके जवाब नहीं मिले हैं। पहले, निठारी कांड में कितने लोग मारे गए। दूसरा, जो कॉल गर्ल से फोन से पहले सुराग मिला उसका DNA क्यों मैच नहीं हुआ। तीसरा, निठारी कांड से 3 किलोमीटर दूर रहने वाली 2 लड़कियों की हड्डियां मिली, वह कौन थी। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिला। सवाल बहुत सारे हैं
पर इन्हीं सवालों के साथ आपको छोड़े जाता हूँ। देश की कानून व्यवस्था 20 साल से चल रहा केस इस मोड़ पे आ गया, आके रुक गया है। 19 लोगों की मौत हो गई, कई नरकंकाल मिल गए, कई लोग लापता हो गए, लेकिन जिम्मेवार कौन है इसका कोई सुराग नहीं मिला 19 साल बाद भी। धन्यवाद पीओवी द दृष्टि क्या इस एपिसोड में।